तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विल्सन नाइट में। स्टोरी गुआंगसी ब्लड कल्ट के अंदर एक जगह को दिखाते हुए शुरू होती है। सभी लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे, तभी कोई पूछ रहा होता है बेक रियोना आखिर वह कैसी है। इस पर दूसरा कोई बताने लगता है कि वो लोग जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा कर रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके दिमाग के अंदर एनर्जी मूवमेंट कर सके और उसकी इननेट कोर एनर्जी उसके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा ना हो। वो लोग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके इलाज के लिए एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए गू जियोंग को अपना मुंह खोलना होगा और इसके लिए हम टॉर्चर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसने अपने मुंह से अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला है। इस सब को कहने वाला ये होता है थर्ड ब्लेड स्टार योंग जियोन। वनव्यू से कहने लगता है ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन के बारे में क्या। इस पर थर्ड ब्लेड स्टार कहने लगता है मैंने उसे ढूंढने के लिए अपने सभी लोगों को जिनजियांग के अंदर भेजा है, जहां पर उसे आखिरी बार देखा गया था। वनव्यू अपने मन में कहने लगता है ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन के पास इसका जरूर कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। भले ही हमें गू योंगजे वह एंटीडोट ना दे तो चीजें और भी ज्यादा बुरी हो सकती है, क्योंकि जे जियांग की यात्रा के अंदर कम से कम 1 महीना लग सकता है डिवाइन फिजिशियन को ढूंढने में। इसके अलावा सेकंड और फोर्थ सुप्रीम वह दोनों ही काफी ज्यादा चिंतित हैं। वह एक ऐसी उम्मीदवार थी जिसका इन्होंने पहले से ही सपोर्ट किया था। इसके अलावा वह फॉर्मर ब्लड डीमन की ब्लड लाइन से थी। इसके बाद कोई कहने लगता है काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। यह कहने वाला होता है फर्स्ट ब्लेड स्टार। इस पर ही एक्शन उससे कहने लगता है हमने तो पहले ही कुछ समय के लिए रुकने का प्लान बना लिया है और आखिर अब हमें इससे ज्यादा क्या करना चाहिए। इस पर फर्स्ट ब्लेड स्टार कहने लगता है हमें अभी तक मुरी मेलेंस की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई भी लेटर नहीं मिला है। क्या तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से सहमत हो कि हमें इस प्लान के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, जब तक कि उन्होंने अभी तक सहमति भी नहीं दिखाई है। इसके अलावा मैं डाउट में भी हूँ। मैं आप सभी से यह पूछने का साहस कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारा यह प्लान यह काम करेगा। ये एक्चुअली से सुनते ही गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यहीं पर खोपड़ी खोल दूं। लेकिन वनव्यू उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद ही एक्चुअली से कहने लगता है मैं नहीं मानता कि उसने यह मुद्दा बिना किसी कारण के उठाया है। इसके बाद फर्स्ट ब्लेड स्टार से कहने लगता है तो क्या तुम्हें लगता है कि यह प्लान खराब हो जाएगा। इस पर फर्स्ट ब्लेड स्टार कहने लगता है मैंने मुरी मेलाइंस के कई ब्रांचों के अंदर अपने कई सारे स्पाइस को छोड़ रखा है। मुझे पूरा विश्वास है जब अगर जानकारी इकट्ठा करने की बात आती है तो मैं पूरे ब्लड कल्ट के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। उसने अपने सामने कई सारे स्क्रोल्स को निकाल दिया होता है और कहने लगता है ये सारी वो जानकारियां हैं जो कि मेरे स्पाइस ने मुझे भेजी हैं। तुम्हें एक बार इनके ऊपर नजर डालकर देखनी चाहिए, तुम्हें सबके बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। हे एक्शन जैसे ही उसे देखता है तो तुरंत ही अपने हाथों में लेकर पढ़ने लगता है और कहता है गुई झाओ जियांग सी गुआंगडोंग और दूसरे ब्रांच के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि वो लोग बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसे सुनते ही फर्स्ट ब्लेड स्टार कहने लगता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फर्स्ट सुप्रीम भी इस पर कहने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चीजें वह ठीक नहीं जा रही है। एक और शख्स इस पर कहने लगता है और इन लेटर्स के साथ छेड़छाड़ ऐसा नहीं लगता जैसे कि यह इतना ज्यादा आसान भी हो सकता है। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं सारे में यह अफवाह फैला देता कि मैं बातचीत करने के लिए वहां पर आ रहा हूं, ताकि हम चुपचाप जाकर उन सभी के ऊपर हमला कर सकें। इससे वे लोग बड़ी आसानी से हमारे ऊपर घात लगाकर हमला कर सकते थे। फर्स्ट ब्लेड स्टार कहने लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, केवल 1.5 दिनों के अंदर ही हम मुरी मेलाइंस की चारों ब्रांचों के खिलाफ युद्ध में होंगे। वनवी से सुनते ही कहने लगता है यह सच में बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट सुप्रीम फर्स्ट ब्लेड स्टार से कहने लगता है क्या तुम्हारे मन में कोई और प्लान चल रहा है। फर्स्ट ब्लेड स्टार पर कहने लगता है यह तो बहुत आसान है, हम उसी रणनीति को अपनाएंगे जो कि हम हमेशा से ही अपनाते आए हैं। उन सभी हॉस्टेज को मार डालो जो कि सरेंडर करने से मना कर रहे हो और ब्लड कल्ट के अंदर शामिल नहीं होना चाहते हो। दुश्मनों के आने से पहले सभी जगह का बंटवारा कर दो। संख्या में अंतर इतना ज्यादा है कि हम मुरी मेलेंस के खिलाफ पूरे मोर्चे में युद्ध नहीं कर सकते। अगर हम सभी एक ही जगह पर रहेंगे तो यही होगा, हम सब मारे जाएंगे। वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है वह बिल्कुल सही कह रहा है। यह बात पूरी तरह से समझ में आ रही है, यहाँ तक कि ब्लेड स्टार और सुप्रीम कोई भी इसकी बातों के खिलाफ नहीं बोल रहा है। यह बात सही है क्योंकि मैं जिन तरीकों का यूज कर रहा हूँ वो ब्लड कल्ट की परंपरा के हिसाब से नहीं है। इसके बाद फर्स्ट ब्लेड स्टार वह वनवी से कहने लगता है यह बात समझ में आती है कि तुम गलती करोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा यंग हो और अभी अभी ब्लड डीमन बने हो, तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। वनविश पर उसे कहने लगता है ब्लड कल्ट की पावर में फर्स्ट पर हो,
फर्स्ट ब्लेड स्टार इसे सुनते ही आगे कहने लगता है, लेकिन अनगिनत कल्ट के मेंबर्स का फेथ 20 सालों से जो हमने इतनी ज्यादा मेहनत की है उसे इस तरह से बेकार मत होने दो, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ और हमें एक अच्छा सा रास्ता बताओ। वनवी से सुनते ही कहने लगता है, हम बातचीत जारी रखेंगे। फर्स्ट ब्लेड स्टार भी चौंक जाता है इसे सुनते ही। वनवी उससे आगे कहने लगता है, फर्स्ट ब्लेड स्टार क्या तुम शर्त में भागी होना चाहते हो? अगर हम मुरिम एलायंस के साथ बातचीत करने में असफल होते हैं तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। फर्स्ट ब्लेड स्टार इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, क्या वो मुझसे एक बेट लगाना चाहता है? आखिर अब वह किस तरह का प्लॉट खेल रहा है? इसके बाद कहने लगता है, अगर तुम इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। वनवी उससे कहने लगता है, हालांकि अगर बातचीत पूरी हो जाती है, सही ढंग से सारे काम हो जाते हैं, तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। अगर बातचीत सफल हो जाती है तो तुम्हें आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी होगी। सक्सेसर सेरेमनी में नोहो सेओंगन के फादर को जो नुकसान पहुंचाने के लिए सबके सामने और फ्लावर मून मर्चेंट एसोसिएशन के रास्ते से प्राप्त की गई संपत्ति का 1/3 हिस्सा उसे दे दो। फर्स्ट ब्लेड स्टार इसे सुनते ही चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता चला? नो सियोंगन जो कि वनवी के पीछे खड़ा हुआ था वह वनवी से टेलीपैथी के थ्रू कहने लगता है, ब्लड डीमन क्या आप सचमुच उस वादे को निभाओगे जो कि आपने तब किया था? इस पर वनवी कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, मैं हर उस वादे को निभाता हूँ जो कि मैं करता हूँ। वनवी फर्स्ट ब्लेड स्टार से आगे कहने लगता है, इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा इविल मून स्वॉर्ड की झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, जिसकी वजह से मैं बैकरियो नहा और हेई हांग दूसरे सुप्रीम और ब्लड स्टार वह सभी खतरे में पड़ गए थे। मैं अब ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम सभी को कल्ट में लड़ने की जरूरत है। मैं तुमसे मेरे प्रति वफादारी के लिए नहीं कहूँगा। वनवी गुस्सा होने लगता है और अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है, कम से कम तुम्हें मैनर्स का तो ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ब्लेड स्टार इसे सुनते ही घबरा जाता है। वह कहने लगता है, ब्लड डीमन, मैं सिर्फ कंसर्न था कि आपके फ्यूचर के लिए। वह इतना बोल रहा होता है तभी उसका एक हाथ कट जाता है। इसे देखकर फर्स्ट ब्लेड स्टार वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। यह होती है हेई हंग जिसने कि उसका हाथ काट दिया था। हेई हंग उसे कहने लगती है, मैं पहली बात सुन रही हूँ कि तुमने इविल मून स्वॉर्ड को जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अंदर छेड़छाड़ की थी। इसके बाद हेई हंग तुरंत ही वनवी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हारे होते हुए मैंने अपनी स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकाला, मुझे इसके लिए माफ कर दो। हालांकि मैं इस बात को भी कभी डिनाई नहीं कर सकती कि यह आदमी कभी मेरा सबऑर्डिनेट था। इसने कल्ट के हायरार्की सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि वह अपने सभी कर्मों की जिम्मेदारी ले तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी नजर डालो। वनवी भी इसे सुनकर ही बार की घबरा गया होता है और अपने मन में कहने लगता है, मैं तो यहाँ तक कि उसका हाथ भी नहीं काटने वाला था, लेकिन फिर चलो ठीक है। इसके बाद ही हमसे कहने लगता है, मैं इसके ऊपर सोचूंगा। इसके बाद वनवी सभी से कहने लगता है, जबकि मैंने कहा कि मैं बातचीत के लिए आगे बढ़ूंगा। जितने भी बंदी हमने अभी तक कैद करके रखे हैं उन सभी के ऊपर ध्यान रखो। आज की मीटिंग सिर्फ यहीं तक। इतना कहते ही वनवी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ से हेई हांग वह है फर्स्ट ब्लेड स्टार से कहने लगती है टेलीपैथी के थ्रू, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि जो तुम अभी कर रहे थे वही काम ब्लड हेड डीमनस ने किया था? या फिर तुम भी उसी औरत यानी कि फिफ्थ ब्लेड स्टार के जैसे ही अपने भाग्य को चाहते हो? हेई हंग तुरंत ही वहां से मुड़कर जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो धन्यवाद करना चाहिए मेरा, जो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अब से तुम्हें अपने आप को देखना होगा। इसके बाद वहां से जाते हुए वनवी से लिटिल फेरी कहने लगती है, हेई हांग सचमुच वह लोगों को ऑर्डर रखने में काफी ज्यादा अच्छी है। वनवी बेस पर कहने लगता है, हेई हांग सचमुच काफी ज्यादा बोल्ड है, मुझे उसे आगे चलकर एक अच्छी पोजीशन देनी है, इसलिए अच्छा हुआ कि उसने ऐसा किया। इतने में वनवी जैसे ही सामने देखता है तो एक शख्स उनकी तरफ आ रहा होता है और कहने लगता है, ब्लड डीमन हमें जवाब मिल चुका है। वनवी इस पर कहने लगता है, यह तो बहुत तेज है, आखिर उन्होंने क्या कहा? इस पर वह शख्स कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग डेफ्ट चुकाएंगे यानी कि कर्जा चुकाएंगे, चाहे जो हो जाए। वनवी इस पर कहने लगता है, अच्छा ठीक है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। इसके बाद सीन चेंज होकर अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। दो लोग जो एक जगह पर जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे से एक शख्स बड़ी तेजी से निकलता है। इसके बाद सीन चेंज होकर उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें कि ब्लड कल्ट के लोगों ने पकड़ लिया होता है। कौन सी ब्रांच का लीडर जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था तभी उसे साइड से आवाज आती है, ब्रांच लीडर भी जैसे ही एक तरफ देखता है तो वहां पर एक शख्स होता है। ब्रांच लीडर से कहने लगता है, तो क्या तुम अलायंस की तरफ से आए हो? इस पर सामने वाला शख्स हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है, अपनी आवाज को धीमी रखो। वह शख्स ब्रांच लीडर को बताने लगता है कि अलायंस का ब्लड कल्ट के साथ किसी तरह का कोई बातचीत करने का इरादा नहीं है। हालांकि हम इस बात से रिस्ट्रिक्ट हैं कि आप सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। उसने उन सभी लोगों की तरफ एक पोटली बढ़ा दी होती है और कहने लगता है, इसे खाकर खत्म कर दो।
ब्रांच लीडर की आंखें ग्रीन लाइट से चमकने लगती है और सामने वाले शख्स से कहता है, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना। इस पर दूसरा शख्स, जिसकी आंखें भी चमक रही होती है, कहने लगता है, चिंता मत करो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट, उन्होंने वादा किया है कि वो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दूसरे लोग ब्रांच लीडर से पूछने लगते हैं, आखिर ये क्या है। इस पर ब्रांच लीडर कहने लगता है, सिर्फ मेरी स्टोरी के ऊपर ध्यान रखो। मुरीम के साझा दुश्मन ब्लड कल्ट को खत्म करने के लिए हम सभी को मरना होगा। यह ऑर्थोडॉक्स मुरीम के अंदर शांति लाने के लिए है। तो इसलिए वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले दूसरे लोग कहने लगते हैं, हाँ ठीक है, हम इसके बारे में समझ गए। वह सभी लोग काफी ज्यादा उदास थे। तो दूसरी तरफ से वह शख्स जो कि उस पोटली को यहाँ पर लाया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और अपने मन में कहने लगता है, मेरे सभी ग्वांगसी ब्रदर्स। उसने वहां पर सभी लोगों को मार दिया होता है। जाते हुए कहने लगता है, हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका महान बलिदान वह इस तरह से व्यर्थ ना जाए। आपकी आत्माओं की शांति के लिए हम ब्लड कल्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जैसे ही वह शख्स वहां से जाता है तो जितने भी लोग नीचे पड़े हुए तो उन सभी के अंदर से ग्रीन स्मोक बाहर निकलने लगता है और उन सभी के बीच में वन भी खड़ा हुआ था, जिसने कि अपनी इल्यूजनरी आइज का यूज किया था ताकि उन सभी को दिखा सके कि मरी वैलेंस क्या चाहती है। सभी लोग इसे देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और कहने लगते हैं, क्या मरी वैलेंस ने हमें सब कुछ त्याग दिया। दूसरी तरफ से वन भी जो कि उन सभी के बीच में खड़ा हुआ था, अपने मन में कहने लगता है, जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। इसके बाद वन भी उन सभी से कहने लगता है, तो क्या तुम सभी लोगों ने सुना कि मुरीम एलाइंस जल्द ही यहाँ पर होगा, लेकिन वह सभी लोग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। वो सभी लोग यहाँ पर ब्लड कल्ट को खत्म करने के लिए है। तुम लोग सिर्फ उनके लिए दखलंदाजी हो। उन्होंने पॉइजन पिल्स भेजी ताकि तुम सभी को मार दिया जाए। तुम इन्हें मत लो। जब तक तुम जिंदा हो तो मुरीम एलायंस के पास बातचीत करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।